एवरीवन वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है इवेपोरेशन। 1.5 इवेपोरेशन। Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या हमें एक state of matter को change करने के लिए हमेशा उसको heat देना या उसके pressure को change करना ज़रूरी होता है क्या? आप बताएंगे इसे, ठीक है? Can you quote some example from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? क्या आप अपनी daily life में से कुछ ऐसे मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में लेकिन बॉइलिंग पॉइंट रीच करे बिना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट आने के बिना ही लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। अगर हम किसी बर्तन में पानी को रख दें, है ना, बिना ढके उसे, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो पानी गायब हो जाता है। इट मीन्स कहाँ गया वो पानी? जादू से तो गया नहीं है, वो इवेपोरेट हो गया है। सेकेंड चीज जो डेली ही होती है, क्या हम अपने कपड़े धोते हैं और वो सूख जाते हैं, वो पानी कहाँ गया? वो भी इवेपोरेट हो गया। तो पिछले ये जो दोनों एग्जाम्पल्स थे इसमें पानी के साथ हो क्या रहा है, आगे देखिए। We know that particles of matter are always moving and never at rest. हमने ये पढ़ा है कि जो मैटर होता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो हमेशा मूव कर रहे होते हैं और कभी भी रेस्ट की पोजीशन पे नहीं होते। At a given temperature, in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, इन तीनों ही स्टेट्स के अंदर अलग अलग टेम्परेचर पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो डिफरेंट होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड, हम बात कर रहे हैं किसकी? लिक्विड के केस की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो, अगर हम लिक्विड की बात करें, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। This phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये देखो, ये वाटर है, इस फिगर में हम इस चीज को समझेंगे। ये वाटर है हमारा और इवेपोरेशन में क्या होता है, ये पानी है, इसमें ये जो आपको बैलून जैसे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये पार्टिकल्स हैं और ऐसे ही अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, लेकिन ये जो पार्टिकल्स आपको ऊपर उठे हुए दिख रहे हैं ये ऊपर वाले सरफेस के पार्टिकल्स हैं। तो इन सरफेस वाले पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये आराम से जो इनका नीचे के पार्टिकल्स के साथ जुड़ाव होता है ना, जो एक बंधन बंधा हुआ होता है, उसको तोड़ के बाहर निकल जाते हैं बिना किसी बॉइलिंग पॉइंट के आए, और इसी फिनोमेना को हम इवेपोरेशन कहते हैं। और ये बंधन क्या कहलाता है, जो मैंने आपको बताया कि नीचे के पार्टिकल से बंधन तोड़ते हैं, तो इस बंधन को हमने एक साइंटिफिक नाम दे दिया है, मतलब एक टर्म दे दी है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो नीचे के पार्टिकल्स है ना, जो इनको बांध के पकड़ के रखे हैं, इनका हाथ छुड़ा के ये ऊपर को भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड अच्छी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है एंड इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। इसके अंदर कोई भी बॉइलिंग पॉइंट आता नहीं है और बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही क्या हो जाता है कि जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। Now we will see factors affecting evaporation। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। Let us understand this with an activity. Activity 1.14. Take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. हमें क्या करना है, एक 5 ml पानी ले लेना है किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसको या तो पंखे के नीचे रख दो या खिड़की के पास रख दो, मतलब ये है कि ऐसी जगह रख दो जहां पर हवा आए।
सेकेंड केस में हमें क्या करना है, 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। तो अब हमें क्या करना है कि एक पहले हमने टेस्ट ट्यूब में रखा और दूसरे में हमें क्या करना है, एक चाइना डिश ले लेनी है। चाइना डिश नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसी प्लेट टाइप की ले लेना, इस टाइप की। और ये हो गया हमारा टेस्ट ट्यूब। फिर हमने प्लेट में ले ली सेम चीज़, और फिर उसके बाद क्या करना है, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कबर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। फिर दूसरे केस में क्या करना है, हमें एक प्लेट मतलब चाइना डिश में तो लेना है, लेकिन उसको किसी कबर्ड के अंदर बंद कर दिया है। नाउ रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। अब जिस भी जगह पे आपने इन तीनों चीज़ों को रखा है उसके रूम के टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लो। देन रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। आपको ये देखना है कि इन तीनों केसेस में 1, 2 और 3 पानी किसका पहले और कब कैसे कैसे उड़ रहा है, ये चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी है, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे अभी। रिपीट द अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। एक दिन तो आपको नॉर्मल डे पे कर देना है इसी चीज़ को, फिर दूसरे दिन क्या करना है, ऐसा दिन चुनना है आपको जिस दिन क्या हो, रेनी डे हो। What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity on an evaporation? तो अब हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का, या फिर विंड की स्पीड का, वेलोसिटी का इवेपोरेशन में। तो इट इज बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी बात है कि सबसे पहले ये इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये हवा में रखा है, ऊपर से इसका सरफेस एरिया बढ़ा है। तो इससे हमें पता पड़ गया अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो चीज़ जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी। उसी कंपैरिजन में अगर टेस्ट ट्यूब को देखें तो टेस्ट ट्यूब का जो सरफेस एरिया है वो छोटा है, इसलिए टेस्ट ट्यूब को टाइम लगेगा, और सबसे ज़्यादा टाइम इसको लगेगा क्योंकि ये तो कबर्ड के अंदर बंद है, यहाँ पर कोई हवा नहीं जा रही है। तो हमने देखा कि विंड की स्पीड से भी इवेपोरेशन बढ़ता है और टेम्परेचर से भी इवेपोरेशन बढ़ता है। जिस दिन ज़्यादा तेज धूप होती है, गर्मी ज़्यादा लग रही होती है, उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो भी जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगी चीज़ें। have observed that the rate of evaporation increases with। हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये सब तो हमने पहले ही समझ लिया, लेकिन यहाँ पर और लिखा है तो चलो उसको भी देख लो कि इवेपोरेशन कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको समझा दिया है पहले ही, ठीक है, कि सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो भी बढ़ जाएगा। जैसे हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब में टाइम लग रहा था पर चाइना डिश में जल्दी हो रहा था। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। For example, while putting clothes for drying up, we spread them out and increase of temperature। देखो हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमें कपड़े सुखाने हैं और हम उन कपड़ों को धोने के बाद मोड़ मड़ोड़ के बाल्टी में डाल के रख दें, तो क्या कपड़े सूखेंगे? सूखना तो बात की बात है, उनमें से बदबू आने लग जाएगी। लेकिन अगर हम उन कपड़ों को इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा है फैला के डाल दें तो कपड़े इजीली सूख जाएंगे। भाई ऐसे सॉक्स कौन सुखाता है, लेकिन एक एक ऐसे क्लिप लगा के? ये पक्का किसी फॉरेन वाले इंसान की पिक होगी। अपने इंडिया में तो देसी जुगाड़ चलती है, एक ही क्लिप में दोनों लगा दिए जाते हैं और कभी बड़े कपड़े के ऊपर इन सॉक्स को सुखा दिया जाता है ना। चलो आ जाते हैं दूसरी चीज पे। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, हमने देखा टेम्परेचर, ये तो कॉमन सी बात है ना, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा चीज़ें जल्दी सूख जाएंगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर से, लेकिन हम कैसे बात करेंगे, थोड़े केमिस्ट्री साइंस पढ़ रहे हैं, हम साइंस वाली बातें करेंगे। टेम्परेचर से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाती है, वो जल्दी जल्दी भागना शुरू कर देते हैं और भाग भाग के वेपर बन जाते हैं। अब देखो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो भी कपड़े जल्दी सूखेंगे। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है, उमस हो जाती है ना कभी कभी, बहुत चिप 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 सी हो रही होती है। ये अमाउंट जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं ना एयर में, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. अब इसमें क्या होता है, देखो मान लो जैसे कि बारिश हुई है, आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे कपड़े नहीं सूखते जल्दी। क्यों? क्योंकि उमस हो जाती है।
आसपास की एयर में ऑलरेडी वो बारिश वाली ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो उस हवा में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो आपके कपड़ों को सुखा पाए, क्योंकि कपड़ों में से भी तो पानी उड़ के कहाँ जाएगा, इवेपोरेट होता है। तो उस एयर में जगह ही नहीं बचती उस पानी को होल्ड करने की, इसलिए ठंड जो बारिश होती है उसमें हमारे कपड़े देर से सूखते हैं या सूखते नहीं हैं। आ गई बात समझ में? तो इस चीज को याद रखना। ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी या ना होगी तो कपड़े सूखेंगे, और अगर ह्यूमिडिटी होगी तो कपड़े नहीं सूखते हैं, इवेपोरेशन नहीं होता है। विंड स्पीड हमें नॉर्मली पता है भाई, अगर तुम पंखा चला देते हो, क्यों, देसी जुगाड़ यही तो किया जाता है। जब सर्दियां पड़ती हैं या बारिश होती है तो कमरे के अंदर रस्सी बांध के कपड़े सुखाए जाते हैं पंखे के नीचे, तो ये तो आपने घरों में देखा ही है ना। तो इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। जैसे हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। इससे क्या होता है, जैसे देखो ये कपड़े हैं, उड़ भी रहे हैं ना इधर पर, इसमें देखो तो क्या होता है, मान लो हवा चल रही है बढ़िया बढ़िया, तो इसके जो पहले जो कपड़े सूख सूख के आसपास में जो इसके पार्टिकल्स है ना पानी के, वाटर वेपर है ना ये हवा में, तो ये हवा के कारण जितनी तेज हवा चलती है ये उड़ के कहीं और चले जाते हैं, तो ये जगह खाली हो गई फिर फर्दर, और तो इसलिए जल्दी सूख जाते हैं विंडी डे पे कपड़े। ये था इसके पीछे का लॉजिक। और सब्सक्राइब कर दो, देखो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना दूंगी। और मुझे ये भी बताना कि अब इसके बाद की वीडियो में चैप्टर 2 लेके आऊँ, क्योंकि वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर बायो का चैप्टर स्टार्ट कर दूँ, ठीक है? तो मुझे बताना, और सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना और कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलो, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है हमें ये देखना है अब, ठीक है? देखते हैं। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। हमने देखा है कि अगर हम खुले बर्तन में कोई चीज रख देते हैं तो वो क्या होता है, इवेपोरेटिंग, मतलब भाप बनना उसका चालू रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के, वो अपने आसपास से क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, ताकि जो एनर्जी उन्होंने इवेपोरेशन के टाइम पे लॉस्ट कर दी उसकी भरपाई कर सकें। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। देखो, मान लो इस वेसल का कोई पानी है, इसमें वो इवेपोरेट हो रहा है, तो वो जो इवेपोरेट होके जा रहा है तो उसने एनर्जी ली, क्या ली, एनर्जी। देखो मैं दोबारा बताती हूँ आपको। देखो ये एक बर्तन बनाया है, इसके अंदर लिक्विड है, अब जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो रहा है, तो ये जो अब इवेपोरेट हो रहा है तो कुछ काम कर रहा है ना, इवेपोरेट होने में कुछ काम करेगा, और काम करने में क्या लगती है, एनर्जी। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी नॉर्मल सी भाषा का यूज कर रही हूँ, ठीक है? बाद में हम अपनी टेक्निकल इस टाइप की लैंग्वेज को देख लेंगे, पहले ऐसे समझने के लिए। तो जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें एनर्जी लगती है, तो भाई इवेपोरेशन के काम में इसकी एनर्जी लग गई। अब इसकी एनर्जी लग गई तो इसने सोचा कि अब क्या करूं, मुझे तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो इसने क्या किया, आसपास की जो सराउंडिंग है उससे एनर्जी ले ली, अब ये दोबारा से बन गया खली। लेकिन जब इसने आसपास की जगह से जब एनर्जी ले ली तो यहाँ जो सराउंडिंग थी इसके आसपास की, उसकी एनर्जी तो उसने ले ली ना। तो जब ये लोग जो बचे, ये बेचारे जो पहले ताकतवर हुआ करते थे, इन पे एनर्जी हुआ करती थी, इनकी एनर्जी चली गई तो इनका घमंड भी चला गया, अब ये ठंडे पड़ गए, इसलिए सराउंडिंग कूल हो गई, क्योंकि सराउंडिंग ने अपनी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर कर दी लिक्विड को। समझ गए? अब हम नॉर्मल भाषा में देख लेते हैं इसको एक बार। The particles of liquid absorb energy from surrounding. Particles क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, क्योंकि to regain the energy lost during absorption, उस एनर्जी की भरपाई करने के लिए जो एनर्जी इवेपोरेशन के टाइम पे उनकी चली गई थी।
दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। और इसी वजह से जब हम ये ले लेते हैं ना सराउंडिंग से एनर्जी, तो सराउंडिंग कैसी बन जाती है? कोल्ड। What happens when you pour some acetone, और जिसको हम कहते हैं नेल पॉलिश रिमूवर, ऑन योर पाम? तो ये लड़कों का एक्सपीरियंस है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी भी गर्ल्स देख रही हैं उनका लाइफ में कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा कि नेल पॉलिश रिमूवर को, जिसको हम कहते हैं एसीटोन, कॉमन नेम है नेल पॉलिश रिमूवर, जब उसको हाथ या पैर पे कहीं वो स्किन पे हमारी लग जाता है तो ठंडा ठंडा सा लगता है। क्यों? क्योंकि हमने जो अभी पीछे समझा था ना, यही रीज़न है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो गेन कर लेते हैं एनर्जी हमारे पाम से, यानी हमारे हाथ से या जहाँ पर भी हमारी स्किन में लग रहा है उस जगह की एनर्जी को गेन कर लेते हैं उसके पार्टिकल्स। तो ये जो हमारा हाथ है या पाम क्या हो गया पार्टिकल्स के लिए? सराउंडिंग। और मैंने अभी आपको समझाया था क्यों सराउंडिंग कूल रह जाती है, तो इसी वजह से हमें ठंडा ठंडा लगता है। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं गर्मियों के टाइम पे अपनी छतों पे पानी डालते हैं, और उससे क्या होता है पानी डालने से कि जो छत होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, है ना? पहले बहुत गर्म हो रही होती हैं, मई जून के टाइम पे अक्सर ऐसा लोग करते हैं। Can you cite some more example from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporization? तो मैं यहाँ बुक में इतने सारे दिए मैंने, वो आपको बता दिए। क्या आप कुछ और अपने दिमाग से सोच के बता सकते हो? बता सकते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि साइंस में ना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती, क्या कैसे क्यों, और अपना दिमाग चलाना, रटना नहीं है यहाँ पर, कुछ भी सोचना है। एक क्वेश्चन और है कि हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर में, और why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? इन दोनों के आंसर्स आप मुझे कमेंट में बताइए, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको एक्सप्लेन ही करूंगी कि ऐसा क्यों होता है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो दो और स्टेट ऑफ मैटर हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, लाइक करके जाना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।